नई दुल्हन जैसे ही कमरे में देखती है कि पूरा ससुराल एक साथ सो रहा है, लेकिन उसके लेटने के लिए जरा भी जगह खाली नहीं थी। हे भगवान, ये सब तो सो भी गए। अब मैं कहाँ लेटूं? तभी टांड से जेठानी की आवाज आती है। देवरानी जी, जरा ऊपर देखिए, यहाँ आइए। जैसे ही रिया ने ऊपर नजर उठाई, उसने देखा कि उसकी जेठानी टांड पर पहले से ही बैठी हुई थी। छोटा सा टांड, सिर झुकाकर बैठने जितनी ही जगह। रिया एक पल के लिए ठिठक गई। क्या क्या इस अलमारी जैसे टांड पर दीदी? हाँ रिया, यहाँ आ जाओ, वरना पूरी रात नीचे खड़े खड़े निकालनी पड़ेगी। क्या मेरी यही नई जिंदगी है? दुल्हन बनकर आई हूँ और सोने के लिए अलमारी जैसा टांड दिया जा रहा है। क्या मैं कोई कबाड़ हूँ या फिर कोई बोरी जिसे ऐसे टांड पर रख दिया जाए? मानती हूँ मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन कम से कम अपने मायके पे तो खाट पर सोती थी। टांड के पास एक सीढ़ी थी। रिया धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ी और टांड पर पहुंच गई। बिना कुछ सोचे थकान से छूट रिया सो जाती है। आखिर क्यों नई नवेली बहू अपने पूरे ससुराल के साथ सोने को मजबूर है, वो भी टांड पर। आइए इस मजेदार कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शोभा देवी के छोटे से मकान में रिया दुल्हन बनकर घर आती है। बहू, जल्दी से ये कलश अपने दाहिने पैर से धीरे धीरे गिरा दे और चावल अंदर की तरफ बिखेर दे, ऐसे कि एक भी दाना बाहर न जाए। कहते हैं जब नई बहू घर में कदम रखती है और अन्न भीतर की ओर आता है तो घर में बरकत बनी रहती है। रिया ने हल्के से अपने दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारी। कलश धीरे धीरे लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा और सफेद चावल आंगन में बिखर गए। तभी वंदना कहती है, देवरानी जी, मुझे पता है तुम लंबे सफर से थकी हुई हो। जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो, तब तक मैं सबके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। और तुम्हारे साथ बाकी लोग भी बहुत थके हुए हैं। देखना, बिस्तर लगते ही सबको तुरंत नींद आ जाएगी। लेकिन वंदना दी, यहाँ तो कोई दूसरा कमरा ही नहीं जहाँ मैं आराम से कपड़े बदल सकूं। अरे अरे, घबराओ मत देवरानी जी, मैं अभी इंतजाम किए देती हूँ। वंदना रिया को कोने में ले जाकर जल्दी से एक पर्दा टांग देती है। लो देवरानी जी, अब तुम आराम से कपड़े बदल लो, मैं बाहर खड़ी हूँ, कोई इधर नहीं आएगा। एक कमरे में खाना पीना तो ठीक है, लेकिन सोएंगे कैसे? जैसे ही रिया कपड़े बदलकर बाहर निकलती है, वो देखती है कि कमरे में उसके सास ससुर जेठ वंदना के दोनों बच्चे, दादी सास और उसके पति समेत पहले से ही गहरी नींद में सो चुके हैं। रिया के लेटने के लिए जरा भी जगह खाली नहीं थी। हे भगवान, ये सब तो सो भी गए। अब मैं कहाँ लेटूं? इतना लंबा सफर, ऊपर से दिन भर की रस्में। बदन पहले ही टूट रहा है, पैरों में तो जैसे जान ही नहीं बची। अब खड़े खड़े रात काटनी पड़ेगी क्या? देवरानी जी, जरा ऊपर देखिए, यहाँ आइए। जैसे ही रिया ने ऊपर नजर उठाई, उसने देखा कि उसकी जेठानी टांड पर पहले से ही बैठी हुई थी। क्या क्या इस अलमारी जैसे टांड पर दीदी? हाँ रिया, यहाँ आ जाओ, वरना पूरी रात नीचे खड़े खड़े निकालनी पड़ेगी। रिया धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ी और टांड पर पहुंच गई। बिना कुछ सोचे थकान से छूट रिया सो जाती है। सुबह सीढ़ी से उतरते हुए, हे भगवान, जिस दिन इस सीढ़ी से मेरा पैर फिसलेगा, उस दिन मेरा शरीर तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा सीधे ऊपर चली जाएगी। क्यों देवरानी जी, टांड पर नींद तो ठीक से आई होगी ना? दीदी, मेरी तो कमर जैसे टूट रही है। ऊपर से छत से गिरती हुई धूल ने मेरे सिर में खुजली कर दी है। क्या आप सच में हर रात ऐसे ही सो लेती हैं? हाँ, पिछले 8 सालों से शुरुआत में तो पूरा शरीर अकड़ जाता था। सुबह उठते ही लगता था जैसे हड्डियां जाम हो गई हों। कमर सीधी करने में भी 10 मिनट लगते थे। 8 साल से दीदी, आपने कभी नीचे सोने के लिए नहीं कहा? अरे घर की हालत समझनी पड़ती है देवरानी जी। माँ जी ने भी हमेशा सबको बराबर रखा है। जगह छोटी है, दिल नहीं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक रात, अरे मुझे बहुत तेज बाथरूम जाना है, लेकिन नीचे तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। उफ माँ, अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर देर हुई तो ना, तो यही सब गंदा हो जाएगा।
रिया किसी तरह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगती है। वो नीचे हुए सोए लोगों को पार करने की कोशिश करती है। तभी उसका अचानक पैर फिसलता है और सीधे उसकी सास के पैर पर आकर पड़ जाता है। शोभा देवी दर्द से कर्रा उठती हैं। ओहो माँ, अरे माँ मेरा पैर तोड़ दिया, अरे ये किस कमबख्त ने तोड़ा। अंधेरे में शोभा को कुछ दिखाई नहीं देता। रिया डर के मारे जल्दी जल्दी उल्टे पैर भागते हुए सीढ़ियां चढ़ जाती है। अरे रामा, कौन है रात के सन्नाटे में ऐसे कूद फांद मचा रहा है। रिया डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाती। उसका गला सूख जाता है। अरे नहीं, माँ जी का पैर, अब क्या करूं? रिया बिना बाथरूम जाए ही आंखें बंद कर लेती है। पेट में मरोड़ उठ रही होती है और डर और शर्म के मारे वो खुद को जबरदस्ती सुला देती है। रात भर करवटें बदलती रहती है और अगले दिन सुबह घर में हलचल होती है। शोभा देवी अपने पैर की सिकाई कर रही होती हैं। अरे देख तो बहू, सूजन तो नहीं आई। माँ, अगर ज्यादा दर्द है तो हम डॉक्टर के यहाँ हो आते हैं। अब डॉक्टर क्या करेगा, जो होना था हो गया। अरे मुझे लगता है कोई मुझे मारने के लिए घर में घुसा था, लेकिन उसे गलती से गले की जगह मेरा पैर दबा दिया। माँ, अब भी ना, रात को अंधेरा था, किसी का पैर पड़ गया होगा। हाँ, पैर भी ऐसा पड़ा जैसे दुश्मनी निकाल रहा हो। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे वो रात की घटना आई गई हो जाती है। रिया टांड पर बैठी अपना फटा हुआ बिस्तर सुई धागे से सी रही होती है। तभी पड़ोसन शोभा का हालचाल मालूम करने आती है। अरे शोभा बहन, कैसी हो? अरे सुना था पैर में चोट लग गई थी, सो हाल चाल पूछने चली आई। गीता देवी और कावेरी की नजर जैसे ही टांड पर बैठी रिया पर जाती है। अरे शोभा, ये बहू लाई है या कोई नई पक्षी जिसे तूने टांड पर बिठा रखा है? अरे इस पक्षी का पिंजरा कहाँ है? रिया का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, घर छोटा है, बस जगह की थोड़ी कमी है। शोभा देवी बहुओं को ऊपर इसलिए रखती है ताकि वो सीधे भगवान से बात कर सके। जमीन पर तो हम जैसे पापी लोग रहते हैं। हाँ हाँ, शोभा बहन जमीन संभालने के लिए है, बहुएं तो आसमान संभालेंगी। ऐसे ही पड़ोसन शोभा और उसकी बहुओं का खूब मजाक बनाती रहती हैं। कोई हंसता, कोई ताना मारता। शोभा देवी ऊपर ऊपर मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन चेहरे की खींच छुप नहीं पाती। नीचे उतरकर रिया जब गीता देवी और कावेरी के लिए चाय लाती है तब। अरे पसीने की बड़ी बदबू आ रही है। आई क्या बिना नहाई चूल्हे की आग पर बैठ गई थी क्या नई बहू? इस बात पर तो रिया को एहसास होता है कि टांड पर पंखे की हवा पहुंचती ही नहीं, इसलिए उसके पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। वो शर्म से गड़ जाती है। शोभा देवी अब समझ रही होती है, उन्हें अपनी बहुओं को तकलीफ का एहसास है, लेकिन घर की हालात के आगे वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। रात को खाने के समय सब फर्श पर पतंग की तरह बैठे होते हैं। मेरी दोनों बहुओं का हाथ खाने में नपा तुला है, इनके हाथ का खाना ज्यादा पड़ता है न कम, और साथ ही सब्जी रोटी भी इनकी स्वाद ही बनती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। हाँ भाई, ये तो मानना पड़ेगा, हुनर तो है दोनों में। अरे बहू, अब मुझे थोड़ा मिर्ची का अचार रख दे, बिना अचार के तो निवाला गले से नहीं उतरता। हे भगवान, दाल का पानी पीने की उम्र में अम्मा मिर्च का अचार मांग रही हैं। कमाल है, मेरा ससुराल भी ना, यहाँ कोई चीज सीधी क्यों नहीं होती। बहू हाथ मत रोक, थोड़ा और रख दे। एक शाम रिया अपनी सास के साथ सब्जी लेने जाती है। तभी उसकी नजर एक मॉडर्न सोफे और बेड पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, कितना मजा आता होगा इतने बड़े बिस्तर पर सोने में, इतने सॉफ्ट सोफे पर बैठने में। सच में भगवान, ये दुनिया अमीरों के लिए ही बनाई है। एक सुबह जब वंदना सोकर उठती है तो उसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। ये क्या वंदना दीदी, रात तक तो आपका चेहरा एकदम ठीक था, फिर ये दाने कैसे निकल आए? क्या बताऊं, तुम तक तो पंखे की थोड़ी बहुत हवा पहुंच जाती है, मुझ तक तो वो भी नहीं आती। और इस मौसम में अक्सर टांड पर मच्छर ज्यादा हो जाते हैं। उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। तुम छोड़ो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे।
दीदी बेचारी कितना कुछ सहन करती हैं। पहले तो बच्चों से दूर होकर सोती हैं, ऊपर से इनके चेहरे का ये हाल। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन रिया को आइडिया आता है। शाम को बाहर बैठे अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, पापा जी, अगर हमारे मर्द बाहर आंगन में सोए और औरतें अंदर सो जाएं तो कैसा रहेगा? बहू, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हमारा मोहल्ला जंगल से सटा हुआ है। जंगली जानवरों के आने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ससुर की बात सुनकर रिया के आइडिया का बल्ब फ्यूज हो जाता है। जहां रिया और वंदना टांड पर सोने से परेशान थे, तो वहीं नीचे भी परिवार के बाकी सदस्य आराम से नहीं सो पा रहे थे। अरे सुनती हो, सोच रहा हूँ कि इस बार अगर लहसुन की फसल के बाजार में अच्छे दाम मिल गए तो दोनों बहुओं और बच्चों के लिए ऊपर अलग एक कमरा बनवा दूं। अरे हाँ जी, मुझे भी नहीं देखा जाता। बेचारी दोनों बहुएं इतनी तंग जगह पर जैसे तैसे सोती हैं। अरे तुम दोनों सोगे या नहीं? बुजुर्गों को वैसी मुश्किल से नींद आती है और तुम्हें ये समय बातें सूझ रही हैं। अरे यार, आप इतना मिर्च का अचार क्यों खाती हो? एक तो कमरा इतना छोटा, ऊपर से आप बार बार गैस छोड़ती रहती हो। अरे नालायक, ये गैस बिना बुलाए मेहमान होती है। जब तू बूढ़ा होगा ना, तब तू भी पूरा बैंड बाजा बजाएगा। अगले दिन सुबह रिया आंगन का झाड़ू निकाल रही होती है। तभी रिया की माँ आ जाती है। रिया, तेरी बड़ी याद आ रही थी। तेरे बाबा ने बस टिकट करा दिए, अब मैं तेरे साथ ही 2 दिन रहूंगी। रिया के चेहरे पर खुशी और हल्की सी झिझक दोनों झलकती है। अब क्या हुआ बेटी, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई? अम्मा, अब शाम का खाना खाकर वापस निकल जाना, यहाँ रात नहीं रुकना। ऐसा कहते हुए रिया अपनी माँ को ससुराल का हाल सुना देती है। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व है बेटी, और तुम पर भी गर्व है कि तुम अपने ससुराल की इज्जत रख रही हो। अरे मुश्किल हालात में भी धैर्य और समझदारी से संभाल रही हो। रिया अपनी माँ को अच्छे से समझा बुझा कर अंदर घर के ले जाती है। समदन जी, अब बेटी की बड़ी याद आई, इसलिए शाम तक के लिए आपके घर चली आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये आपका ही घर है समदन जी। दिन भर रिया की माँ अपनी बेटी के साथ खूब बातें करती है। हंसी खुशी का माहौल बनता है। फिर खाने के बाद वो अपने घर की ओर चल देती। आंटी जी, आप 1-2 दिन हमारे साथ रहती हमें और अच्छा लगता। अब वंदना एकदम ठीक कह रही है, कम से कम हमें ठीक से सेवा पानी करने का मौका भी नहीं दिया आपने। अरे नहीं शोभा जी, वही रिया के बाबा अकेले हैं, उनका खाना पीना भी तो मुझे देखना है। ऐसा सच कहूँ तो आपके घर में मेरी बेटी इतनी घुल मिल गई है, देखकर बड़ी खुशी हो रही है। सप्ताह भर बाद शोभा देवी जब कावेरी के घर के पास से गुजरती हैं, तो देखती हैं कि बाहर रेत और सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं। कावेरी, घर का काम लगवा रही हो? हाँ बहन, इस दिसंबर तक बेटे की शादी का सोचा है। थोड़ी बचत की हुई थी तो सोचा कि छत पर एक कमरा निकलवा दूं, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी बहू को टांड पर सुलाना पड़ेगा। हमने भी जिंदगी में बहुत तंगी देखी है, पर अब बच्चों के लिए थोड़ा बेहतर करना चाहिए, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर रही हूँ। शोभा का मन कावेरी की बात सुनकर खट्टा हो जाता है। क्या सच में मैं अपनी बहू को सुख नहीं दे पा रही जो देना चाहिए? इधर रिया कुछ दिनों से खेत पर अपने ससुर को खाना देने जाने लग जाती है। अरे शोभा, ये तेरी नई बहू इतनी देर क्यों कर देती है? टिफिन देने जाती है या कोई और बात है? दादी और सास की बातें सुनकर शोभा को रिया पर शक होने लगा। 1 बज गया। माँ जी, मैं पापा जी को खाना देकर आती हूँ। अरे खाना छोड़ो, पहले एक नया चूल्हा बना दो। जंगल से मिट्टी लेकर मेरे आंगन में बिछाई हुई है। बारिश का मौसम लगने वाला है, इससे पहले हमें चूल्हा बनाकर सुखा लेना चाहिए, वरना बारिश में गीले चूल्हों को जलाने में बहुत समय लग जाएगा। शोभा देवी खाना लेकर बाहर निकल गई और रिया चूल्हा बनाने में लग गई। मैं भी आराम से गई और आराम से आई, तब भी मुझे आधा घंटा लगा, और रिया बहू 2 घंटे में लौट कर आती है। कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? मेरी तो गांव में नाक कट जाएगी अगर बहू ने कुछ ऊंच नीच कर दी तो। आजकल के जमाने का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से जवान बहू, खेतों में सुनसान रास्ता, कौन जाने किससे बात करती हो।
अगले दिन भी शोभा ने रिया को घर के कामों में उलझा दिया। रिया, पहले बर्तन धो दे, फिर आंगन में झाड़ू लगाओ, और पहले ये 50 किलो के जो गेहूं है वो साफ कर दो। अब बारिश होने वाली है, नम्मू से गेहूं खराब हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं आकर कर दूंगी। पहले पापा जी को खाना दे आना चाहती हूँ। अरे नहीं, पहले घर का काम कर, खेत कहीं भागे नहीं जा रहा। अरे तेरे पापा जी थोड़ा देर से भी खा लेंगे। शोभा देवी के मना करने पर रिया का मुंह बन जाता है। रिया का मुंह बिगड़ा देख शोभा के मन में शंका और गहरी हो जाती है। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना ही होगा। रिया और वंदना गेहूं साफ कर रही होती हैं। तभी शोभा देवी चुपके से रिया की टांड पर चढ़कर छानबीन करने लगती है और उसका सिर पट्टी से टकरा जाता है। अरे रामा, कितनी जोर से लगी है, आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं। लगता है सूजन आ जाएगी। शोभा को कुछ ना मिलने पर वो नीचे उतर आती है। रिया को भी समझ नहीं आता, जो सास कल तक प्यार करते उमड़ते नहीं थकती थी, वो आज बात बात पर उसे क्यों डांट रही है। एक रात जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सरकारी दफ्तर से लोग आते हैं। हम सरकारी दफ्तर से आए हैं। गांव में जो पक्के मकान और छत निर्माण की योजना चल रही है, उसी के सिलसिले में जांच करनी है। यहाँ घर की कमी है और ऊपर टांड पर लोग सोते हैं। आपके घर की बहू ने आवेदन किया था कि छत पर एक कमरा बन सके ताकि परिवार को ठीक से रहने की जगह मिल जाए, लेकिन प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपको अलग से 5 कमरों का पक्का मकान स्वीकृत किया जा रहा है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अरे 5 कमरों का मकान? अरे सच कह रहे हैं आप? जी हाँ, सभी जांच पूरी हो चुकी है। एक बार वेरिफिकेशन के लिए हम आए हैं। अब आपके घर की फोटो और दस्तावेज आगे भेज दिए जाएंगे और महीने भर में आपका नया घर आपको सौंप दिया जाएगा। अच्छा, तो इसलिए तू खेत जाने में देर कर देती थी। मैं चाहती थी कि छत पर एक कमरा बन जाए ताकि टांड पर किसी को ना सोना पड़े और आप सबको थोड़ा आराम मिल सके। आज सच में हमारी बहू ने घर की इज्जत बढ़ा दी। अरे बधाई हो, अब आप अपने नए घर में रहेंगे। ऐसा कहकर ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें 5 कमरों का पक्का घर मिलेगा। ये सब हमारी बहू की मेहनत है। अरे बहू, अब मुझे माफ कर दे। मैं भी कैसी निकली, बेवजह तेरे पीछे जासूसी करती फिरती थी। सोचती थी पता नहीं खेत में किससे मिलने जाती है, क्या खिचड़ी पका रही है। और तू तू तो हमारा नसीब पका रही थी। मैं तो डर रही थी कि कहीं तेरी वजह से गांव में हमारी नाक न कट जाए। पर आज देख, तूने तो पूरे खानदान का सिर ऊंचा कर दिया। जिस टाइम पर तुझे सुलाया, उसी का दर्द दिल में रखकर तूने आज 5 कमरों का घर दिला दिया हमें। कुछ दिन बाद रिया की होशियारी से शोभा देवी को पक्का मकान मिल गया। वंदना अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में शान से रहने लगी। रिया को अपना अलग हवादार कमरा मिला, जहां न मच्छरों की भनभनाहट थी, न पट्टी से उसे टकराने का डर। शोभा देवी का भी अलग कमरा सजा। छोटे कमरे में दादी सास और उनका बिस्तर लगाया गया। 5वां कमरे में रसोई बना, पक्का चूल्हा, साफ दीवारें। अरे जिस तान ने हमें सालों सताया, उसी ने हमारी बहू के दिल में नया घर बनाने का सपना जगाया।